नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। देखिए हम लोगों के जो यूपी पीसीएल का जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम होना है 22-23 में, तो उसके लिए जो है हम लोग एक सुबह 10 बजे से लाइव क्लास कर रहे हैं। और ये उसी से रिलेटेड आपके सामने जो है दूसरा एक चैप्टर हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी कि नवीनतम प्रौद्योगिकी ये लेके आए हैं। ये भी रिसेंटली ही इसमें इससे ऊपर जो है क्वेश्चन यूपी आरवीएनएल और टीजी2 में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे 2021 और 22 के एग्ज़ाम में। तो इसलिए इसको रिलेटेड यहाँ पे जो है हम लोग इसको शामिल किया है, जिससे अगर आपके एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो और ये एक लाइव क्लास और एक आपको इस तरीके की ऑफलाइन क्लास इसलिए प्रोवाइड की जा रही है जिससे आप जो है इसको कम्प्लीटली तैयार कर सकें और आराम से जो है आपको एक दिन में 100 क्वेश्चन के करीब मिल जाएँ। और आप इसको पेपर से पहले 1000 क्वेश्चन लगभग तैयार हो जाएँ। 1000 क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा कि आपको 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे और 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। 10 क्वेश्चन का मतलब हो गया 25 ही चाहिए, तो आपको लगभग 10 क्वेश्चन का मतलब ये हो गया 25 चक्कू 100 लगभग 40% यहाँ से मिल गया, तो आपको 60% चाहिए, वो भी मैं धीरे धीरे कवर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। आराम से आप इसको एग्जाम को निकाल सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है उपयोगकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष सक्रिय प्रबंधन के बिना कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों विशेष रूप से डेटा स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर की ऑन डिमांड उपलब्धता है। यह शब्द आमतौर पर इंटरनेट पर कई यूजर्स के लिए उपलब्ध डेटा केंद्रों का वर्णन के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्या कहलाता है? वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको वैन बोलते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, ये लैन होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, ये अलग चीज़ की मतलब ये ऑनलाइन कंप्यूटिंग एक तरीके की होती है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये पैन बोलते हैं। ठीक है, इसमें सक्रिय प्रबंधन के लिए बिना कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों विशेष रूप से डेटा स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर की भी ऑन डिमांडिंग उपलब्धता का यह आमतौर पर इंटरनेट पर कई यूजर्स के लिए डेटा केंद्रों का वर्णन करने के लिए उपलब्ध है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। तो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 2. Which among the following is our required function in an Arduino sketch or a program? निम्नलिखित में से कौन एक Arduino स्केच या प्रोग्राम के लिए आवश्यक कार्य है? तो ए वाले में क्या है? सेटअप ब्रैकेट ओपन क्लोज और फिर लूप ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। देखो यहाँ पे इसने पूछा है कि प्रोग्राम के लिए आवश्यक कार्य कौन सा है या है। तो देखो ये दोनों जो प्रोग्राम दे रखे हैं ये आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर तो आपका दोनों हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब हम लोग स्क्रैच शुरू करते हैं, जैसे ये सेटअप जो है, जब स्क्रैच शुरू करते हैं, स्क्रैच शुरू होने पर जो है सेटअप फंक्शन को कॉल किया जाता है। ये वेरिएबल को जो है इनिशियलाइज करने, मोड करने और पिन करने, लाइब्रेरी का उपयोग शुरू करने आदि के लिए इसका उपयोग होता है। जो सेटअप फंक्शन प्रत्येक पावर अप या आर्डिनो मोड के रीसेट के बाद केवल एक बार चलता है। और लूप अप क्या है? लूप अप का उपयोग जो है सेटअप के बाद किया जाता है। बस इतना ही काम होता है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू बिल्डिंग बुक ब्लॉक इन IoT विच among the following are responsible for routing the process data and send it the proper location for its data प्रॉपर यूटिलाइजेशन। IoT में बिल्डिंग ब्लॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन संसाधित डेटा को रूट करने के लिए डेटा के उचित प्रयोग के लिए उचित स्थानों पर भेजे जाने के लिए जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? गेटवे है, सेंसर है, एप्लीकेशन है या प्रोसेसर है? ये यूपी आरवीएनएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का क्वेश्चन है। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों गेटवे हो जाएगा। ये गेटवे के माध्यम से डेटा को रूट करने और उसके डेटा को उचित उपयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसके पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 4 में विद रेफरेंस टू वेरिएबल स्पेस इन Arduino विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। Arduino जो है में वेरिएबल स्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? लिखा हुआ वेरिएबल दैट्स आर डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक और लोकल वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर घोषित किया जाता है लोकल वेरिएबल होते हैं। और वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल द फंक्शंस आर ग्लोबल वेरिएबल, कि सभी फंक्शन जो बाहर से घोषित होते हैं वेरिएबल जो है वो घोषित वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही लिखे हैं। तो आपको इनको जो है दोनों ऑप्शंस को ऐसे करके सही लगाना पड़ेगा। ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं, तो यानी कि बोथ ए एंड बी दोनों सही हो जाएंगे। चलिए फिर 5 नंबर देखिए,
5 नंबर में लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन इन एड्रीनो सोशल सीरियल कम्युनिकेशन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू। एड्रीनो में संचार के संदर्भ में सीरियल कम्युनिकेशन को आगे वर्गीकृत किया जा सकता है, किसमें? सिंक्रोनाइज में, असिंक्रोनाइज में। तो यहाँ पे जो है किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? ये दोनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आप सिंक्रोनाइजेशन भी मतलब कर सकते हैं, या जो असिंक्रोनस जो होता है उसके लिए भी। तो यानी कि बोथ ए एंड बी दोनों सही हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको दोनों लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये देखिए नीचे आंसर भी दे रखा है। आपको ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम से उपलब्ध हो जाएगी, आप वहाँ से इसको उपलब्ध कर लीजिए। आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं, आपको व्हाट्सअप ज्वाइन होना है तो दोनों का लिंक आपको जो है वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ से जाके दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। आपको जहाँ भी ज्वाइन करना है, पीडीएफ आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों पर मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 6। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू बैक डेवलपमेंट। बैक एंड डेवलपमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा सत्य है। ये भी देखिए यूपी आरवीएनएल में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग यूपी पीसीएल और यूपी आरवीएनएल से ही जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिए इनको, यही क्वेश्चंस आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे। लिखा हुआ इट stores and arrange data and also make sure everything on the client side of the website work fine। या डेटा को स्टोर और व्यवस्थित करता है, या ये भी सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट में क्लाइंट साइड पर सब कुछ ठीक काम कर रहा है कि नहीं। इट इज़ द पार्ट ऑफ द वेबसाइट दैट यूजर कैन नॉट सी एंड इंटरेक्ट विद। अच्छा, यह वेबसाइट का वह भाग है जो उपयोगकर्ता देख नहीं सकता है और उसके साथ इंटरेक्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि बैक एंड डेवलपमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों सत्य हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का काम, ये दोनों ऑप्शन जो दे रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दे रखे हैं कि ये डेटा को स्टोर और व्यवस्थित करता है और सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट के क्लाइंट साइट पर सब कुछ ठीक है कि नहीं। और ये वेबसाइट का भाग होता है जो उपयोगकर्ता देख नहीं सकता है और इसके साथ इंटरेक्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा हुआ है इन एंगुलर JS मॉड्यूल इज यूज टू इनिशियलाइज एन एप्लीकेशन एंड विद कंट्रोलर। एंगुलर JS में मॉड्यूल का प्रयोग निम्नलिखित के साथ किसी एप्लीकेशन का प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। किसमें? कंट्रोलर में, एक्सप्रेशंस में, फिल्टर में, या एप्लीकेशन में। तो दोस्तों ये जो है एप्लीकेशन में जो है मॉड्यूल का प्रयोग नियंत्रक के साथ किसी एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। जो एंगुलर JS जो है वो एप्लीकेशन में मॉड्यूलर के तौर पर यूपी आरबीएनएल असिस्टेंट अकाउंटेंट 2023 में आपका पेपर हो रहा है, 2022 की वैकेंसी हैं, ये याद रखिएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू प्रोसेस एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आईओटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में प्रोसेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहां पे गलत पूछा जा रहा है दोस्तों, ये याद रखिएगा। लिखा हुआ लैन वैन पैन ETC आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसर। लैन वैन पैन आदि प्रोसेसर के उदाहरण है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको यही गलत है, तो एक तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको हमने गोला बना लिया कि ये गलत है, क्योंकि लैन वैन जो है ये नेटवर्क के जो प्रकार होते हैं, ना कि ये प्रोसेसर होते हैं। चलिए, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिंग द डेटा दैट इज परफॉर्मिंग इंस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ये डेटा को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार और डेटा को इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन कर रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोसेस मोस्टली वर्क इन रियल टाइम बेसिक कैन बी इजिली कंट्रोल्ड बाय एप्लीकेशन। प्रोसेस ज़्यादा वास्तविक समय के आधार पर काम करते हैं और उन्हें अनुप्रयोग द्वारा आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। हाँ, ये भी सही है। फिर लास्ट क्या है इसका, डी में देखिए क्या लिखा हुआ है, Their main function is to process the data captured by the sensor and process them so as to extract the value data from the enormous। इसका मुख्य कार्य सेंसर द्वारा कैप्चर किए गए डेटा को संसाधित करना ताकि भारी मात्रा में एकत्र किए गए कच्चे डेटा के मूल्यवान डेटा निकाला जा सके। तो ये भी सही है, बस पहला ही ऑप्शन वहाँ पे आपके लिए गलत लिखा हुआ था। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ था कि लैन वैन पैन जो है ये सब आपके किसके उदाहरण है? प्रोसेसर के। बल्कि प्रोसेसर के नहीं होते हैं ये दोस्तों, किसके उदाहरण होते हैं? ये उदाहरण होते हैं आपके नेटवर्क के। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टराइज टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता है? कनेक्टिविटी, डायनेमिक एंड सेल्फ एडॉप्टिंग और स्केलेबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, कनेक्टिविटी इंटरनेट की उपयोगिता होती है, डायनेमिक एंड सेल्फ एडॉप्टिंग भी होती है, और स्केलेबिलिटी जो लिखा हुआ है ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। चलिए ये भी देखिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट यूपी आरवीएनएल।
चलिए फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है विद रेफरेंस इन बैब 3.0 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बैब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल पीपल को कंट्रोल टू देयर ओन डेटा। जो बैब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों को नियंत्रित कर सकता है। और हाँ, ये तो होना चाहिए, खैर ये तो नियंत्रित कर सकता है, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा देखिए, इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क। वेब 3.0 संसार के ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क को हो सकते हैं, ये भी सही है। तीसरा क्या है, वेब 3.0 ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली देयर रैदर देन अ कॉर्पोरेशन। वेब 3.0 किसी निगम द्वारा प्रचलित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से प्रचलित किया जाता है, ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं, तीनों सही हैं या चौथा भी कोई ऑप्शन दे रखा है? नहीं। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही? तो वहां पे पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही थे दोस्तों। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, चौथे में देखिए सब कुछ मिल जाएगी। आईएएस प्री का क्वेश्चन है, देखिए आईएएस में इस तरीके का इतना टफ क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 11 नंबर में, विद रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि जिसको सास बोलते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में, सॉफ्टवेयर एज अ सॉफ्ट सर्विस, सास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सास वायर कैन कस्टमाइज यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डेटा फील्ड्स। सास कार्यकर्ता प्रयोक्ता अंतरा पृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। सास यूजर्स कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइस। आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू मेल आर फॉर्म्स ऑफ सास। लिखा हुआ है, सास प्रयोक्ता अपनी चाल युक्तियों मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। अच्छा, हाँ ये तो खैर सही है। आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू मेल आर फॉर्म्स ऑफ सास, ये भी सास के उदाहरण है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बीच स्टेटमेंट्स और ट्रू, तो पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो 11वें का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा? तीनों सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़िए। फिर लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मेंशन्ड। क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्रसंग में होता है? क्लाउड सर्विस, यानी कि क्लाउड सेवाएं, क्वांटम संगठन, या विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या दृश्य संचार प्रौद्योगिकी और बेतार संचार प्रौद्योगिकी। तो जो क्यूबिट शब्द का प्रयोग जो होता है वो क्वांटम संगणन के लिए होता है। ऑप्शन बी देख लीजिए, वहां पे देखिए वो सही भी लिखा हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, और क्वेश्चन नंबर 13, विद द प्रेजेंट स्टेट। ऊपर वाला क्वेश्चन किसका था? वो भी आईएएस प्री का था। विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, बिल्कुल करती है। सार्थक लघु कहानियों और गीतों की संरचना, ये भी कर सकती है। रोगों का निदान, ये भी आजकल हो ही रहा है। टेक्स्ट में स्पीच, ये तो आजकल एआई, इतनी तरीके की एआई आ गई कि आप अपना टेक्स्ट वहाँ पर डालिए और सीधे आपको वो जो है स्पीच में बदल देगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण, ये भी हो जाएगा। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, चलिए जिसको वाईफाई, लाईफाई और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो यानी कि पांचों ऑप्शन आपके सही हैं, चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, हु हैज़ क्रिएटेड लिस्प द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प को किसने विकसित किया है? ये ग्रेसर हॉपर, जॉन मैकार्थी, चार्ल्स बैचमैन और लेस्ली लोम्पार्ट, इतने लोगों के नाम दे रखे हैं। तो इसमें से जो है किसने स्टार्ट किया था इसको? तो जॉन मैकार्थी। जो जॉन मैकार्थी हैं, इन्होंने 1959 में जो है इसको स्टार्ट किया था, 1959। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंट ट्रेंड्स कैन डिफाइन एज द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक प्रोसेसर, मेमोरी, ईटीसी एंड इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिवली वे टू रिड्यूस आईटी एक्सपेंसेस। निम्नलिखित में से किन रिसेंट ट्रेंड्स को प्रोसेस, मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और आईटी के खर्च को कम का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा होगा? अच्छा देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। जो देखिए जो यूपी ट्रिपल एससी को जो जेई नॉन
जो टेक वाला हुआ था, नॉन टेक 2016 वाला, ये एग्जाम डेट उसी का जो है ये क्वेश्चन पेपर है, उसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका जो विजुअलाइजेशन लिखा हुआ है, ये आईटी के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांशन के रूप में ये परिभाषित भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखिए, 16 नंबर में क्या लिखा हुआ है, हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनाइटर ऑफ बाइनरी लॉजिक एंड अर्थमेटिक इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक लॉजिक के प्रवर्तक हैं? अर्थमेटिक के प्रवर्तक इनमें से जो कौन से हो जाएंगे, तो लिखा है क्लाउड शैनन, नोम चोम्स्की और लेस्ली लैम्पोर्ट और जॉन बेकस। तो इनमें से उसने पूछा है कि बाइनरी लॉजिक एंड अर्थमेटिक के प्रवर्तक कौन है। तो जो क्लाउड शैनन लिखे हुए हैं, यही इलेक्ट्रॉनिक संचार युग के संस्थापक भी इनको कहा जा सकता है। इन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक का प्रवर्तक भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। एनटीपीसी 2021 में जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट स्टेज का, उसमें शिफ्ट 3 में पूछा गया है। चलिए फिर उसके बाद देखिए फिर क्या लिखा है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस डज नॉट इंक्लूड, क्लाउड संगणन सेवा निम्नलिखित नहीं करती है। क्या नहीं करती है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सॉफ्टवेयर सेवा देती है, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन है, आधारिक संचारण सेवा है, या मंच सेवा है। तो इनमें से क्या जो है वो कंप्यूटर क्लाउड संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है। तो दोस्तों इसमें जो वैद्युत चुंबकीय वर्णन आवंटन दिया है, ये इसका कोई कनेक्शन ही नहीं होता है। चलिए फिर देखिए 18 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि स्काई ड्राइव निम्नलिखित में से किस कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? वोडाफोन, बीएसएनएल और माइक्रोसॉफ्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपको स्काई ड्राइव जो सुविधा दे रखी है, यानी कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा होती है। क्लाउड का क्या काम होता है, जैसे आप ऑनलाइन कोई भी काम करके वहाँ पर सेव कर सकते हैं और आप दुनिया में कहीं भी जाकर उसको देख सकते हैं, आपको कंप्यूटर संसाधन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट की ये कंपनी है, या माइक्रोसॉफ्ट ने ये सेवा हम लोगों को प्रोवाइड कराई है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया की सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? ये दूरस्थ वास्तविक, आभासी वास्तविक, वैकल्पिक वास्तविक और डी वास्तविक। देखिए ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे आभासी वास्तविक बाद नई तकनीक है जो कृत्रिम दुनिया का सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसे लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रेफरेंस टू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अच्छा चलिए, इट इज क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर डेटाबेस और डिस्ट्रीब्यूट लेडर शेयर्ड अक्रॉस द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। या एक क्रिप्टोग्राफी के रूप में सुरक्षित डेटाबेस है, या कुछ सहभागियों के बीच साझा किया गया डिस्ट्रीब्यूट लेजर होता है, बिल्कुल होता है। यह ट्रांजैक्शन का एक डिजिटल लेजर है, ये भी सही है। ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसी है, नहीं, क्रिप्टो करेंसी से इसका कोई वास्ता नहीं है। तो पहला और दूसरा यहाँ पे सही है, बिल्कुल दोस्त सही हो जाएगा पहला और दूसरा। चलिए फिर 21 नंबर देखिए, वह कौन, एक सेकेंड थोड़ा सा छोटा हो जाए, बहुत बड़ा हो रखा है। हाँ, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र गति वाला कंप्यूटर है? तो क्वांटम कंप्यूटर सबसे छोटा और मनुष्य की जो है कह सकते हैं कि जो दिमाग की जो नकल करने वाला जो कंप्यूटर है वो यही है, क्वांटम कंप्यूटर। देखिए क्वांटम कंप्यूटर भविष्य में आने वाले कंप्यूटर जो समस्याओं का समाधान है तो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करेगा, ये क्वांटम कंप्यूटर कहलाएगा। एक क्वांटम डॉट एज, क्वांटम डॉट क्या होता है? लिखा हुआ है नैनोमीटर से छोटी नैनो संरचनाओं का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब। फिर लिखा हुआ नैनो स्केल एनालॉग ऑफ रेडियो एंटेनाज, रेडियो एंटीना का नैनो स्केल अनुरूप या कल्पित नैनो रोबोट है। ए सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर, अर्धचालक नैनो संरचना। तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन नीचे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर में क्या है? 23 नंबर में लिखा हुआ है कि इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड डेटा मैनिपुलेशन ऑफ इंजीनियर्ड प्रोडक्ट एंड सिस्टम। निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभिनियंत्रित उत्पादों एवं तंत्रों का निर्माण, निगरानी एवं आंकड़ा प्रदान करता है? आंकड़ा जो है प्रकलन प्रदान करता है। तो दोस्तों कौन प्रदान करता है इसमें? ये फ्रीवेयर, फ्रेमवेयर, बैचवेयर या दोहरी तकनीक। तो जो फ्रेमवेयर होगा ये आपको जो निगरानी है, नियंत्रण है और आंकड़ा प्रकलन प्रदान करेगा। ठीक है, फ्रीवेयर तो जो फ्री में मिलता है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा डिजिटल लेजर है जिसमें क्रिप्टो करेंसी के लिए दिए गए लेन देन कालानुक्रमिक रूप से सार्वजनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं। तो कौन से कंप्यूटर हैं दोस्तों? ये ब्लॉकचेन कंप्यूटर कहलाते हैं। चलिए फिर 25 नंबर, रिलेटेड टू कंप्यूटर व्हाट इज द वेटवेयर। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के संदर्भ में जो वेटवेयर होता है दोस्तों वो ह्यूमन मस्तिष्क को कहा जाता है। चलिए यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको कंप्यूटर की सहायता से परीक्षण करना होगा, कंप्यूटरीकृत अक्षीय स्थलाकृति करनी होगी, कंप्यूटर की सहायता से टोमोग्राफी करनी होगी, कंप्यूटर अक्षीय टोमोग्राफी करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर अक्षीय टोमोग्राफी करनी होगी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस सच एज दैट स्टोरेज सर्विस सर्वर्स एंड डेटाबेस ओवर द इंटरनेट इज नोन एज। कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डेटा स्टोरेज सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के विवरण को किस रूप में जाना जाता है? तो सीड कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग, स्मार्ट कंप्यूटिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग। तो दोस्तों इसको किसके रूप में जानते हैं? सिंपल सी बात है कि जो कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डेटा स्टोरेज सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के विवरण को किस रूप में जाना जाता है? तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। चलिए 28 नंबर, कंप्यूटर सहायित शल्यक सर्जिकल प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? निपुण शल्यक प्रक्रियाएं यानी कि एक्सपर्ट सर्जिकल सिस्टम, रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम, बिल्कुल रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम ही कहा जाता है, आप दूर मत कहीं जाइए। यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट 2018 का क्वेश्चन है। चलिए फिर 29 नंबर देखिए, विद रेफरेंस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट इज़ अ पब्लिक लेटर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट नॉट कंट्रोल्ड बाय इवन अ सिंगल यूजर। यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई परीक्षण नहीं कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी उपयोक्ता नियंत्रित नहीं करता है। अच्छा, तो ये तो ऑप्शन यार सही लिखा है, आगे देखते हैं सही पूछे हैं कि गलत पूछे हैं। द स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन, अच्छा ब्लॉकचेन की संरचना और अभिलेख ऐसा है कि जो सूचना और केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। 3 नंबर देखिए, ब्लॉकचेन के आधारभूत विशिष्टों पर आधारित अनुप्रयोगों के बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। हाँ ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर की तरफ चलते हैं। 30 नंबर में लिखा हुआ है कि सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी तक जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद पड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो माइनिंग कहते हैं। क्या कहलाएगा? माइनिंग। देखो, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में उपयोग की जानकारी प्राप्त पहले से मौजूद डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? माइनिंग कहा जाता है। चलिए 31 नंबर देखिए, 31 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 31 नंबर में लिखा हुआ है इज टाइप ऑफ कंप्यूटिंग दैट परफॉर्म्स कंप्यूटेशन स्टोरेज एंड इवन अगेंस्ट एक्ट एज सर्विस नेटवर्क। एक प्रक्रिया की कंप्यूटिंग जो गणना, भंडारण और यहाँ तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में कार्य करता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है आपका क्या कहता है? क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग दे रखा है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग आप डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे क्लाउड कंप्यूटिंग लगा लीजिए। चलिए 32 नंबर देखिए, 32 नंबर में क्या लिखा हुआ? हु एमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर एज द फादर ऑफ आर्टिकल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से किसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? उसका पिता किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज दिया हुआ है, ली डी फॉरेस्ट दिया हुआ है, जॉन मैकार्थी दिया हुआ है, जेपी एकर्ट। तो जॉन मैकार्थी आप लगाइए, क्योंकि यही जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक इन्हीं को माना जाता है। चलिए 33 नंबर देखिए, 33 नंबर में लिखा हुआ है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लक्ष्य क्या नहीं है? मशीनों में मानव बुद्धिमत्ता कार्यान्वित करना, ऐसे सिस्टमों को विकसित करना जो मनुष्य की तरह समझते, सोचते और सीखते हैं, मानव प्रकृति और आदतों को संयमित करना, अधिक परिष्कृत बनाना, व्यवहार प्रदर्शित करने वाले सिस्टम बनाना। तो इनमें से जो है कि इसका जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लक्ष्य क्या नहीं है? तो इसका बस लक्ष्य यही है कि जो मानव प्रकृति और आदतों को संयमित कर उन्हें अधिक परिष्कृत बनाना, इसका कोई उद्देश्य नहीं है इसका। बाकी जो उद्देश्य हैं भी ये भी गलत हैं, क्योंकि अगर आप इस तरीके की मशीन बना लेंगे कि वो मनुष्य की तरीके से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जिसमें मनुष्य की जो
मनुष्य प्रजाति है ये ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे किस तरीके की प्रजाति आपको मिलेगी? यहाँ पे सिर्फ एक प्रजाति होगी जिसको आप कह सकते हैं एआई तकनीकी लिए कह सकते हैं। चलिए 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना यानी कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किसी एकल संगठन द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है, या किसी संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है? तो दोस्तों ये जो होता है ये निजी क्लाउड होता है, जिसमें आप ये है तीसरे पक्ष या दोनों संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है। जब तीसरे पक्ष के होगा या खुद से करेंगे तो वो निजी क्लाउड कहलाएगा। चलिए 35 नंबर देखिए, कंप्यूटर में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है, कौन सी है? तो आईसी प्रौद्योगिकी, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी और ट्रांजिस्टर। तो ये देखिए, ये आईसी और सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर पहले आ चुके हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है। चलिए एआई में कंप्यूटर फील्ड मीन्स, एआई में जो है कंप्यूटर फील्ड मीन्स का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर में एआई का क्या अर्थ होता है? एयर इंडिया एंटी मोर्टेशन इंजरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है एआई का मतलब। चलिए 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका मतलब होता है जनरेशन। 2G 3G 4G सब ये सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। अब हम लोग फिफ्थ जनरेशन में इंटर कर चुके हैं। चलिए 38 नंबर में देखिए, लेजर टेक्निक का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसमें नहीं किया जाता है? बार कोड रीडिंग में, कटिंग और ड्रिलिंग में, माइक्रोवेव ओवन में, फिजियोथेरेपी में। तो किसमें? लेजर टेक्निक का। अच्छा, लेजर टेक्निक ड्रिलिंग और वो तो करेगी ही, बिल्कुल करेगी। माइक्रोवेव ओवन में इसका कोई मतलब नहीं होता। माइक्रोवेव ओवन जो है लेजर टेक्निक पे का प्रयोग नहीं करती है। ये जो है अल्ट्रा वायलेट नहीं, इंफ्रारेड शायद फेंकती है। चलिए 39 नंबर देखिए, अनुकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। बाद में प्रक्रिया हेतु कंप्यूटर आंकड़े एकत्रित किए होते हैं। वास्तविक भौतिक सिस्टम में सदस्य क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। सस्ती दरों पर वास्तविक कंप्यूटर का मॉडल तैयार किया जाता है। तो 39 नंबर में दोस्तों क्या होता है? जब वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदस्य क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्सट्रीमली लार्ज डेट सेट्स दैट क्लाउड व्हेन एनालाइज रिवील यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड पैटर्न आर कॉल्ड। अत्यंत बड़े डेटा सेट को जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं। ये किस तरीके के पैटर्न कहे जाते हैं? रॉ पैटर्न, बिग डेटा यानी कि विशाल डेटा, कच्चा डेटा, तीव्र डेटा और गोपनीय डेटा। तो जब अत्यंत बड़े डेटा सेट हैं तो इनको विशाल डेटा ही कहा जाएगा। चलिए 41 नंबर देखिए, स्टोरेज एंड फाइल शेयरिंग सर्विस दैट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग अ मोबाइल डिवाइसेस आर यूजफुल फॉर इफेक्टिंग इन्फॉर्मेटिंग मैनेजमेंट। मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है। किसको उपयोगी माना जा सकता है? तो दोस्तों जो क्लाउड बेस्ड जो मोबाइल सर्विस जो डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज में फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है। तो क्लाउड बेस्ड यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर देखिए, 42 नंबर में लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंडिकेट्स दैट द मदरबोर्ड बैटरी हैज़ फेल्ड। निम्नलिखित में कौन इंगित करेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो चुकी है? ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड खो गया, हार्ड डिस्क पर फाइल करप्ट हो गई है, हार्ड डिस्क में खराब सेक्टर है, हार्डवेयर सेटिंग वर्तमान दिनांक और समय सहित डिफ़ॉल्ट मानों को वापस ले लेगा। तो हाँ, यही बात सही हो जाएगा, क्योंकि जब वो अपने जो समय दिनांक और ये जो है अंदर इनबिल्ट बैटरी से ही चलते हैं। अगर वो आपके गड़बड़ हो गए तो इसका मतलब जो है अंदर की बैटरी ख़राब हो गई है। मदरबोर्ड की बैटरी एक लगी होती है छोटी सी गोल गोल टाइप की, वो बैटरी ख़राब हो जाएगी फिर। चलिए 43 नंबर देखिए, ग्रीन पीसी एक ग्रीन पीसी है, क्या है? ऊर्जा का प्रयोग नहीं करता है, पुराने पीसी की तुलना में कम ऊर्जा प्रयोग करता है, किसी भी अन्य कार्यालय उपकरण की तुलना में कम ऊर्जा प्रयोग करता है। पीसी सबसे अधिक ऊर्जा कुशल पीसी का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, यहाँ पे ग्रीन पीसी की बात की जा रही है, तो ग्रीन पीसी जो होगी वो अन्य उपकरण की तुलना में एक कम ऊर्जा उपयोग करेगा, तभी ये ग्रीन पीसी होगी। चलिए 44 नंबर देखिए, मैच कॉलम ओएस एब्स्ट्रैक्शन का मिलान कॉलम में दाएं कॉलम के हार्डवेयर से मैच करना है। थ्रेड लिखा हुआ है, वर्चुअल एड्रेस स्पेस लिखा हुआ है, फाइल सिस्टम लिखा हुआ है और सिग्नल लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये हमको मैच करना है। तो देखो, जो थ्रेड होता है ये सीपीयू से रिलेटेड होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो वर्चुअल जो फंक्शन होता है दोस्तों, वो वैल्यू और कॉलर नहीं, ये कहाँ से यार मैच कर रहे हैं मैं?
हाँ वो तो CPU से हो जाएगा, थ्रेड CPU से हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो फाइल सिग्नल होंगे वो मेमोरी को भेजेंगे, ठीक है। और जो फाइल सिस्टम होंगे वो डिस्क से रिलेटेड होंगे, और बचा हुआ ये इंटरप्ट से रिलेटेड होगा, यानी कि पहले का तीसरा दूसरे का पहला। रुकिए फिर से मिलाते हैं, कुछ गलत हो गया है। चलिए यहाँ पे जो थ्रेड है वो CPU से रिलेटेड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो होता है ये एक तरीके से वर्चुअल मेमोरी का ही एक सेट होता है, ठीक है। ये मेमोरी मैनेजमेंट से हो जाएगा, तो ये दो का दो बिल्कुल सही हो जाएगा। और फिर फाइल जो है सिस्टम, ये तीसरे का चौथा हो जाएगा, जिसको डिस्क मैनेजमेंट भी कहते हैं फाइल सिस्टम को। और सिग्नल जो है इंटरप्ट हो जाएगा, तो यानी कि पहले का तीसरा दूसरे का दूसरा। तो पहले का तीसरा यहाँ पे है, नहीं है पहले का तीसरा किसी में नहीं, पहले का तीसरा एक में है, उसको मिला के आगे बढ़ जाइए। चलिए 45 नंबर में लिखा हुआ है फॉर फॉलोइंग टू सेट्स, निम्नलिखित दो सेटों के लिए इसको मिलाना है, कंपाइलर फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम और पोजिंग। तो जो कंपाइलर होता है दोस्तों वो क्या करता है, वो भाषा संसाधक होता है, यानी कि लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। ये कंपाइलर जो है कंपाइल करता है लैंग्वेज को। फिर उसके बाद फंक्शन जो है, फंक्शन क्या करता है, फंक्शन जो होता है वो वैल्यू और कॉलरे के लिए होता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए होता है, तो ये होता है एक्सटेंड मशीन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं। और पेंजिंग जो होता है IRU के लिए होता है। तो पहले का तीसरा दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा दूसरे का चौथा, फिर तीसरे का दूसरा चौथे का पहला, पहले ही ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये RPCSC में क्वेश्चन पूछा गया था, ये CGPS प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। चलिए एक समर्पित कंप्यूटर होता है, केवल एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है, एक को सौंपा गया और केवल एक ही कार्य के लिए, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये एक को सौंपा गया और केवल एक ही कार्य के लिए समर्पित होता है, डेडिकेट कंप्यूटर, क्योंकि वो डेडिकेट है पहले से ही। चलिए 47 नंबर देखते हैं यहाँ पे, What is the raw थ्रोपुट ऑफ USB टेक्नोलॉजी, USB 2 टेक्नोलॉजी की रॉ थ्रोपी क्या, ये बहुत तेज़ होती है, याद रखिएगा। अब 2.0 है तो 3.0 भी आ गई है, जो तो और भी तेज़ हो गई है, ठीक है। तो ये 2.0 जो है ये 480 MBPS के लिए काम करती है, इतनी तेज़ होती है ये। चलिए साटा इज़ द एब्रीब्रिएशन ऑफ, साटा की फुल फॉर्म पूछी जा रही है कि साटा की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये पहले ही ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और इसी को आटा भी कहते हैं, AT है। चलिए 49 नंबर देखिए कि भारतीय संसद में सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक पारित किया, जिसे वर्ष में कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा और सूचना के रूप को नियंत्रित करने वाला मात्र कानून माना जाता है। ये किस वर्ष में प्रयुक्त किया, मतलब आया था, तो ये 2000 में आया था। कब आया था दोस्तों, ये 2000 में आया था, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है उस 2000 में पारित किया गया था। चलिए फिर 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, और अंतिम क्वेश्चन है आज की हम लोगों के वीडियो का। तो 50 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन DDA शब्द का सही पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, DDA। तो यहाँ पे DDA, एक तो देखो DDA नॉर्मल अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, लेकिन यहाँ पे तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। और ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, सेकेंड ऑप्शन आपको यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोगों के जो पूरे 50 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए हैं, और इसी तरीके से आपको जो है सुबह 10 बजे से एक लाइव क्लास, जिसमें हम लोग MS ऑफिस कंप्लीट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर एक ना एक दिन, मतलब जब दूसरी ये क्लास मिलेगी आपको, इसमें आपको एक चैप्टर रोज मिलेगा। इस चैप्टर रोज मिलने में आपको जो है कह सकते हैं कि यहाँ पे एक 50 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर्स के आएंगे, तो आपको दिन में 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। इन 100 क्वेश्चंस को आप तैयार करते हैं तो आपका UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट आपका हर एग्जाम जो है हर हालत में निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।